बीकॉम द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी में जिन छात्रों की उपस्थिति दर्ज करनी है वह मैं उपस्थिति दर्ज करूंगा पहले, फिर उसके बाद आरंभ करेंगे। उमेश जीवन अन्नबुले, अंबाजी मल्लप्पा बंसोड़े, अक्षय संजय भड़, हनुमंत काशीनाथ दाते, प्रफुल्ल युवराज गायकवाड़, राहुल किशन गोरे। ठीक है, वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो छात्रा हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है, केवल नाम मैं बता रहा हूँ ताकि दूसरे छात्रों को आप कह सकें, या ये वीडियो बाद में जो देखेंगे उनको पता चले कि ये हमें शामिल होना है इसमें। अश्विनी महादेव जाधव, तेजस आदिनाथ कदम, सुदर्शन नवनाथ कानड़े, बालाजी राजेंद्र कंदे, भूषण अमोल कठारे, नीलेश जालिंदर खापरे, अभिषेक विजय कुमार क्षीरसागर, साइली शाहजी लोंढे, ऋतुजा दशरथ माने, ओमकार कोळगे पाटिल, जैद शेख, शुभम प्रभाकर शेळके, विशाल विजय सुरवसे, मुकेश भारत सुरवसे, कार्तिक बजरंग थोरात, पृथ्वीराज पद्माकर वाकुरे और तनुजा बलवंत यल्ला। तो ये छात्र हैं। और मैंने देखिए कि एक महत्वपूर्ण बात ये भी हमने समझने की कोशिश की है कि केवल गूगल मीट के माध्यम से, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैसेज भेजे जाते हैं, जो तासिकाएं होती हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। इसलिए हमने गूगल क्लासरूम आरंभ की है और गूगल क्लासरूम की लिंक मैंने आपके ग्रुप पर डाल दी थी, जिनमें से कुछ 9 छात्र लगभग उसमें शामिल हो चुके हैं, और भी अधिक उसमें शामिल हो जाएं, वरना मुझे बाद में प्रत्येक का ईमेल आईडी डालकर उसको इनवाइट करना पड़ेगा। तो आप सभी अगर गूगल क्लासरूम में शामिल हो जाते हैं तो आपके ईमेल पर हमेशा उसकी सूचनाएं आती रहेंगी, और जो सामग्री जो व्हाट्सएप पर डालने पर कभी बाद में डिलीट हो जाती है, वो डिलीट नहीं होगी अगर आप गूगल क्लासरूम में आ रहे हैं तो इस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन हमने इस सेमेस्टर में किया है। अब तक हमारा केवल पहला ही भाग चल रहा है, ध्यान रहे। बीए बीएससी के द्वितीय सत्र, चतुर्थ सत्र का 50% पाठ्यक्रम पूरा हुआ है, लेकिन बीकॉम का नहीं, क्योंकि बीकॉम के लिए 2 ही तासिकाएं हैं, शुक्रवार और शनिवार, और उसमें भी कभी कभार हमारी ओर से कुछ कमी रह जाती है, कभी आप ज्वाइन नहीं होते, तो ये कमियां रहती हैं। कोई बात नहीं, आज हम जो भाग हमारा उर्वरित रहा था प्रतिवेदन लेखन का, उसे पूरा करेंगे, और कल की तासिका में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है वित्त वाणिज्य व्यवसाय संबंधी पत्रों के प्रारूप लेखन। तो आज हम आरंभ करते हैं कि प्रतिवेदन लेखन का जो दूसरा भाग है हमारे पाठ्यक्रम का, उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत करके आज की तासिका पूरी कर लेते हैं। देखिए, प्रतिवेदन के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी पहले प्राप्त कर ली थी, उस जानकारी का हम पुनरावर्तन करेंगे और आगे चलेंगे। देखिए, प्रतिवेदन सामान्य रूप से किसी घटना, दुर्घटना आदि से संबंधित विवरण के रिपोर्ट को रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन कहते हैं। अब देखिए, हम जिस वित्त वाणिज्य या कॉमर्स के छात्र हैं, तो उसमें अधिकतर जो आर्थिक घोटाले होते हैं, जिनकी जांच समितियां या जांच आयोग बनते हैं, उनको लेकर के हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। इतना जान लीजिए कि सामान्य रूप से प्रतिवेदन किसी घटना, दुर्घटना आदि से संबंधित विवरण को रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन इस पद में प्रति और वेदन, इन 2 शब्दों का संयोग है। प्रति उपसर्ग का अर्थ है समानांतर। वेदन शब्द में विद धातु है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञाने, ज्ञान प्राप्ति करना, इससे विद्या शब्द भी निर्माण होता है। इस प्रकार प्रतिवेदन इस शब्द में का अर्थ है समांतर जानकारी, मतलब विद धातु को प्रति उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय करके वेद प्रतिवेदन शब्द निर्माण होता है, जिसका अर्थ होता है समांतर जानकारी। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो
सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर, ध्यान रहे, सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न मामलों की छानबीन करने के लिए जो जांच समितियां, जो आयोग आदि गठित किए जाते हैं, उनके द्वारा जांच के उपरांत प्रस्तुत किए गए विवरण को प्रतिवेदन कहलाया जाता है या कहा जाता है। ध्यान रहे, कोई भी ऐसी घटना जिस पर जांच होनी चाहिए, ऐसी घटना पर जो जांच समिति या जांच आयोग गठित किया जाता है, उसकी रिपोर्ट को, उसके विवरण को छानबीन के उपरांत जो प्रस्तुत किया जाता है, उसको प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन की प्रक्रिया कुछ विशिष्ट तत्वों पर आधारित होती है, जैसे प्रतिवेदन किसी विशेष घटना, दुर्घटना, उपद्रव, घोटाला, कोई मामला अथवा कोई समस्या पर ही आधारित होता है। दूसरी बात है, इसमें केवल विशेष रूप से गठित समिति या अथवा आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट को ही प्रतिवेदन कहा जाता है। जो इलीगल है, जो गठित नहीं किया गया, जो सरकारी यूँ कहेंगे कि सरकारी महत्व नहीं रखता, ऐसी समिति या आयोग का इसमें कोई महत्व नहीं है। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय की सीमा निश्चित होती है। घटना, दुर्घटना या समस्या के स्वरूप के अनुसार यह अवधि 1 दिन से लेकर के 1 वर्ष या उससे भी ज्यादा हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे घोटाले हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर न्यायालयीन आयोग बिठाया गया या निवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में कोई अगर समिति का गठन किया गया हो, तो वह समिति अपना रिपोर्ट देने में बहुत सारे वर्ष लगाती। जैसे राम जन्मभूमि का प्रकरण है, उसमें 18 वर्ष से भी ज़्यादा लग गए। तो ये चलता रहता है इस प्रकार से। तो देखिए कि मतलब जिस समिति, जांच समिति या जिस जांच आयोग का गठन किया गया है, वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में 1 दिन से लेकर के अनेक वर्षों तक का कालावधि ले सकता है, या उसे कालावधि बढ़ा दी भी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई सुनिश्चित रूप से घटनाक्रम नहीं होता, ऐसे में आपको ज़्यादा समय लग सकता है, जिसको अंग्रेजी हम कहते हैं कि एक्सटेंशन देना। समझिए कि किसी एक मामले की सुनवाई केवल 1 महीने के भीतर होने वाली है, लेकिन यह नहीं हो पा रहे हैं, उसका प्रतिवेदन नहीं दे पा रहे हैं, तो वो प्रतिवेदन दाता जो समिति है, वह एक प्रकार से क्या करती है कि वह एक प्रकार से एक्सटेंशन मांग लेती है। मतलब हमें और समय चाहिए, 1 महीने का, 2 महीने का, वो बढ़ा कर ले लेती है। इस प्रकार के बहुत सी घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती हैं। प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य साधारण जनता का हित तथा वास्तविकता को प्रकाश में लाना होता है। अतः उसमें स्पष्टता, सुस्पष्टता, निष्पक्षता, जिसको पक्षपात रहितता का हम कहते हैं, या फिर तथ्यात्मकता और प्रामाणिकता का विशेष ध्यान रखा जा सकता है। ध्यान रखिए, प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य है जनसाधारण का हित। मतलब अगर थोड़ा सा महाभारत का भी अगर मैं उल्लेख करूं, सत्य की व्याख्या भीष्माचार्य जी अनुशासन पर्व में कहते हैं, प्राणिनाम हितम अत्यंतम एतत् सत्यम मतम मम। सत्य वह है जिसमें अधिकतर प्राणियों का हित हो, वो सत्य है। लेकिन होता यह है कि हम प्राणियों के हित की नहीं, हम स्वार्थ की बात करते हैं, मेरे हित की बात करते हैं। कुछ राजनेता, कुछ न्यायाधीश, कुछ जनप्रतिनिधि, वो केवल अपने ही फायदे की बात सोचते हैं, जनसामान्य के हित की बात नहीं सोचते। इसलिए आज जो लोकशाही का, जनतंत्र का जो एक डरावना माहौल बन चुका है, वह बड़े खतरनाक स्थिति में है। लेकिन प्रतिवेदन, जिस भी काम के लिए प्रतिवेदन दिए जाते हैं जांच समितियां, तो उसका मूल उद्देश्य होता है जनसामान्य का हित, अधिकाधिक लोगों का हित, बहुजनों का हित। मैं आगे चलकर कहूँ सभी जनों का हित जिसमें हो, वह बात। और उसमें क्या क्या होना चाहिए? सुस्पष्टता होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ केवल जनता के हित की बात नहीं की, कभी कभी जनता के हित की बात न हो, लेकिन फिर भी वह सत्य हो, वास्तव हो, जैसा का वैसा प्रस्तुत करना हो, तो उसको भी ऐसा प्रस्तुत करना जरूरी होता है। इसलिए उसमें सुस्पष्टता होनी चाहिए, निष्पक्षता या जिसको हम पक्षपात रहितता कहते हैं वो होनी चाहिए, तथ्यात्मकता होनी चाहिए और प्रामाणिकता
विशेष ध्यान दिया जाता है। अब प्रतिवेदन की विशेषताएं भी हम देखें। अब तक हमने प्रतिवेदन क्या होता है, वह कौन से विशिष्ट तत्वों के आधार पर लिखा जा सकता है, ये देखा। अब हम देखेंगे प्रतिवेदन की विशेषताएं। हमने इसका थोड़ा सा जिक्र पहले किया था, लेकिन आज की तासिका में ये पूर्ण होना चाहिए, ये मान करके हम थोड़ा सा वेग से लेंगे। प्रतिवेदन की अनेक विशेषताएं अपेक्षित हैं, जैसे तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, विशेषज्ञता की छाप, उपयोगिता, निर्णयात्मकता, विषयनिष्ठता, संक्षिप्तता या सुगठितता और सुस्पष्टता, ये उसके महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये भाग हमारा पहले हो चुका है, इसलिए हम जल्दी जल्दी लेंगे और आज 11:30 के पहले हम पूर्ण करेंगे कि किसी तरह से प्रतिवेदन का एक उदाहरण और उस पर किस प्रकार से मतलब किसी एक विशिष्ट समस्या पर आधारित प्रतिवेदन किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसका भी हम उदाहरण लेंगे। तो देखिए, प्रतिवेदन की विशेषताओं में पहली विशेषता है तथ्यात्मकता। तथ्य को अंग्रेजी में कहा जाता है फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। खास करके वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में बिना फैक्ट्स के काम नहीं चलता। आंकड़े सही सही होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, इसलिए तथ्यात्मकता इसका महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है, विशेषता है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त तथ्य ही प्रतिवेदन का कलेवर तैयार करते हैं। वास्तव में सामान्य सूचना, समाचार या वृत्तांत विवरण से प्रतिवेदन की भिन्नता और विशिष्टता उसकी तथ्यात्मकता के कारण ही संभव हो सकती है। कई स्थितियों में यहाँ फोटो भी आवश्यक होते हैं, कभी कभी आज तो व्यू क्लिप भी आवश्यक हो जाते हैं। मतलब तथ्य के लिए क्या, देखिए, केवल शब्दों का आडंबर करना इसकी जगह है, क्योंकि एक फोटो 1000 शब्दों को बयां कर देता है। अब समझिए, कहीं भूखमरी हो रही है, उड़ीसा की कालाहांडी नाम का जो जिला है, उसमें हर वर्ष लाखों लोग भूख से मर जाते हैं। वो केवल शब्द लिखने से काम नहीं चलेगा। अगर इस पर कोई जांच आयोग बैठेगा या जांच समिति बिठा दी जाएगी, तो उसमें जो भूख से मरने वाले लोगों के फोटो अगर होंगे, उनके पिचके हुए मुंह, पेट अंदर गया हुआ, हड्डियां दिख रही हैं, ऐसे फोटो अगर आएंगे तो ज़्यादा तथ्यात्मकता उसमें होगी। इसलिए ये चित्र, ये छायाचित्र, फोटो भी इसमें आवश्यक होते हैं। आज थोड़ा सा हम आगे चलकर कहें, अगर स्टिंग ऑपरेशन में सच हो, तथ्यात्मकता हो, आजकल वो बहुत किए जाते हैं, मीडिया ट्रायल भी बहुत होते हैं, हालांकि उसका प्रतिवेदन से संबंध नहीं है, लेकिन उनकी कार्यशैली को, कार्य पद्धति को अगर प्रतिवेदन देने वालों ने स्वीकार किया तो अनेक तथ्य हमारे सामने आ सकते हैं। दूसरी विशेषता है प्रतिवेदन की प्रामाणिकता। देखिए, जो तथ्यों का संकलन करना अलग बात है और उन तथ्यों को प्रामाणिक रीति से प्रामाणिक होना अलग बात है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि एक तथ्य अलग होता है और उसको निष्पक्ष, प्रामाणिक न होकर के केवल किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त कर लेना। आजकल देखिए, जिसे माहितीचा अधिकार हम कहते हैं ना, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है बिना प्रामाणिकता के। इसका कारण यह है कि जब तक मनुष्य अपने आप में, चाहे प्रतिवेदन दाता हो या सामान्य मनुष्य हो कोई भी, अगर अपने आप से प्रामाणिक नहीं है, वह ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, तो कितने भी तथ्य सामने आ जाए, वो सारे के सारे तथ्य एक गलत दिशा में जा सकते हैं। इसलिए हमें ये जरूरी करना है कि जहां तक हो सके प्रामाणिकता उसमें होनी चाहिए। किसी भी विषय में किसी भी विषय, घटना, शिकायत, आरोप आदि से संबंधित कोई भी तथ्य जुटा सकता है, परंतु वे तथ्य प्रामाणिक है या नहीं, इसकी जांच करना प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता का दायित्व है। मतलब देखिए, रियल फैक्ट जुटाना। अब देखिए, बहुत सारे मीडिया ट्रायल की मैंने बात की, किसी घटना के बारे में किसी व्यक्ति की मुलाकात लेना, किसी की शिकायत दर्ज करना, ये तो जी न्यूज़ भी कर लेता है, एबीपी न्यूज़ भी कर लेता है, एनडीटीवी भी कर लेता है, लेकिन इसको ऑथेंटिसिटी नहीं, ये प्रामाणिकता नहीं। वो क्या करेंगे, जो पैसे इन चैनलों को जो दे रहा है उसके अनुसार उन तथ्यों को तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसके पक्ष में उसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे अभी एंटेलिया
प्रकरण की बात है, मेरे ख्याल से सचिन वाजे, यानी मैं उदाहरण दे रहा हूँ केवल, सचिन वाजे जैसे व्यक्ति को अटक किया गया और कल एक बहुत बड़े प्रदीप शर्मा नाम के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को भी उसमें हिरासत में ले लिया गया है। तो ये इन लोगों ने जो अब तक काम किए हुए हैं, अब ये किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, किस नेता के कर रहे हैं, सरकार के कर रहे हैं, केंद्र सरकार के इशारे पर इनकी जांच हो रही है क्या, ये सारी अपनी अपनी प्रामाणिकता की बात होती है। इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रामाणिकता होना इसकी ज़रूरी है और ये सबसे बड़ा दायित्व प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता का होना चाहिए। फिर उसके बाद निष्पक्षता। प्रतिवेदन मात्र एक लिखित कागज का टुकड़ा नहीं, वह एक प्रकार से एक वैधानिक कानूनी दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, बन जाता है उसका एक। इससे किसी भी मनुष्य या कभी कभी मनुष्य के वर्ग, यहाँ तक कि संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण देश, संपूर्ण मानव जाति के जीवन मरण का प्रश्न होता है। जैसे कोरोना कहाँ से आया, आज हम देखते हैं कि कोरोना का चीन पर आरोप लगाया जाता है, चीन कहता है इसमें हमारे कोई बात नहीं, लेकिन आज चीन में उसका एक अल्फा वेरिएंट आया हुआ है, तो उस वेरिएंट से हजारों लोग चीन में मर रहे हैं। और चीन यह एक ऐसी राजसत्ता है जिसमें विरोधी पक्ष ही नहीं है, विपक्ष ही नहीं है, तो वो अपने तथ्य दबा कर रख रहा है। और हम भारत में देखते हैं कि विपक्ष यहाँ 2 आदमी मरे तो भी उस पर बहुत बड़ा बवाल कर लेता है। तो ऐसा चीन में संभव नहीं है। तो ये चीन में ये कोरोना वायरस आया कहाँ से, इसकी जांच समिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठनी चाहिए और तथ्य उसमें प्रकट होने चाहिए। क्या ये आर्टिफिशियल वायरस है या मनुष्य निर्मित वायरस है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इसकी भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जनसामान्य के जीवन मरण का प्रश्न हो चुका है। लगभग 1.5 वर्ष से हम देखते हैं कि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, करोड़ों लोग प्रभावित हो चुके हैं, लाखों मर चुके हैं, करोड़ों को इसका मतलब इससे कोरोना वायरस हो चुका है, उसके पॉजिटिव आ चुके हैं और हजारों मर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो माहौल होता है उसमें किसका, यानी एक मनुष्य नहीं, मनुष्य के समुदाय नहीं, मनुष्य के समाज नहीं, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण मानवता के जीवन मरण का जब प्रश्न हो जाता है, इसलिए इसमें निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है। अगर यह तथ्य सामने आ गया कि चीन के वैज्ञानिकों ने यह आर्टिफिशियल रीति से, कृत्रिम रीति से वायरस बनाया हुआ है, तो चीन को उसका दंड मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है सचमुच, तो ये नैसर्गिक वायरस है या प्राकृतिक वायरस है, तो उसमें चीन का कोई योगदान नहीं। इस प्रकार से उन्हें क्लीन चिट भी मिलनी चाहिए। इस प्रकार से निष्पक्षता हमारे सामने प्रस्तुत करनी होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता निरीक्षण विवेक न्याय से जाना चाहिए। उसे दूध का दूध, पानी का पानी, सत्य सत्य, झूठ झूठ, ये सिद्ध करके उसे विवेक से काम लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और प्रस्तुतिकरणकर्ता को, प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरणकर्ता को हमेशा निष्पक्षता से ही काम करना अपेक्षित होता है। फिर उसके उपरांत चौथी विशेषता यह है कि विशेषज्ञता की छाप, मतलब जो प्रतिवेदन लिखने वाले व्यक्ति हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता हैं, उनको इसमें विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एक विवरण मात्र नहीं है, अपितु उसमें प्रस्तुतकर्ता संबंधित विषय का विशेष जानकार होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। प्रतिवेदन में प्रस्तुतकर्ता की विशेषज्ञता अवश्य प्रतिभासित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। उसी आधार पर वह किसी साक्षी के सही या गलत होने का अनुमान लगा सकता है। ध्यान रखिए, कौन गलत है, कौन सही है, किसने साक्ष्य गलत दी, झूठी दी, किसने साक्ष्य सही दी, इस पर अगर विचार हम करते हैं तो ये कौन कर सकता है? केवल और केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति में ये शक्ति हो कि वह अपनी विशेषज्ञता से झूठी गवाही सच्ची गवाही में अंतर कर सके, उसको कस सके, कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर कस सके, तो वही कर सकता है, ये विशेषज्ञ है। जैसे कि अगर समझिए, उदाहरण में देता हूँ, थोड़ा सा मैं अलग उदाहरण देता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा विचित्र लगे, फिर भी मैं उदाहरण देता हूँ। आप जानते हैं कि 1999 में एक फिल्म आई थी, 1999-2000 के आसपास। वैसे 3-4 फिल्में बहुत प्रसिद्ध हुई थी, लेकिन एक आई थी, उसका नाम था वास्तव नाम की फिल्म।
अब वास्तव फिल्म के लिए संजय दत्त जी को पुरस्कार मिला अभिनय का, लेकिन अगर उनके अंतरंग में जाकर पूछे जाते अभिनय कैसे कर लिया, तो उनके ऐसे अनेक गुंडों से संबंध थे पहले, उनका निरीक्षण कर करके उन्होंने ये सब जान लिया था कि अभिनय कैसे करना चाहिए, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार आवाज़ निकालते हैं, किस प्रकार से आक्रामक होते हैं, किस प्रकार से घबराते हैं, ये सारी चीज़ें वो अध्ययन करके सामने आनी चाहिए। मतलब ये विशेषज्ञता संजय दत्त की कि वो गुंडे का रोल निभा सकता है, वो सामान्य अभिनेता नहीं निभा पाएगा। इसका मतलब यह है मेरी दृष्टि से कि आप इस बात को समझ लें कि किसी भी प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता को उस विषय की पहले बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब समझिए, मैं एक अध्यापक हूँ, मुझे थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में जानकारी है और मुझे हमारे विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम बनाने की समिति में निमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया है। अगर मेरी जगह कोई अन्य व्यक्ति होता, मतलब जिसका जितना अध्ययन ज़्यादा नहीं है, तो जा करके आना वापस आना इतना ही काम करता, लेकिन वो डिटेल में काम करना। इसका मतलब ये कि विशेषज्ञ अगर है, विशेषज्ञता उस विषय की है, तो उस पर ही अच्छी तरह से प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। क्योंकि सच क्या है, गलत क्या है, ये हम सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, जानते हैं। अगली विशेषता है, पांचवी विशेषता, उपयोगिता। प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता की दृष्टि में यह बात सदैव रहनी चाहिए कि उसका एक एक शब्द औचित्य के निर्वाह, न्याय, सत्य, स्वातंत्र्य आदि मानवीय जीवन मूल्यों के संरक्षण में प्रेरक अथवा सहायक बन सकता है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसकी उपयोगिता क्या है? मतलब जिस प्रतिवेदन की उपयोगिता शून्य है, वो मनुष्य के लिए उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो प्रत्येक प्रतिवेदन की विशेषता होनी चाहिए कि उसमें उपयोगिता हो। और कौन सी उपयोगिता होनी चाहिए? एक एक शब्द जो उसमें आया है। बहुत मैंने इससे पहले भी कहा था शनिवार की तासिका में, बड़े बड़े प्रतिवेदनों की संख्या कितनी होती है? पृष्ठ संख्या 10-10 हजार पृष्ठों की होती है। इतना डिटेल में जाना पड़ता है। लेकिन ये डिटेल में जाने के उपरांत भी प्रत्येक शब्द का औचित्य क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए क्या? कि वह प्रत्येक शब्द न्याय के लिए है, सत्य के लिए है, स्वतंत्रता के लिए है, मानवता के लिए, जितने भी मानवीय जीवन मूल्य हैं उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण साथ निभाना चाहिए। उसमें प्रेरणा भी देनी चाहिए। मतलब वह प्रतिवेदन अगर कोई सामान्य व्यक्ति पढ़े, विशेषज्ञ तो पढ़ेंगे, सामान्य व्यक्ति भी पढ़े तो उसे लगना चाहिए सामान्य व्यक्ति को, हाँ इस प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता ने मानवता पर उपकार किए हुए हैं और मानवता के जो जितने भी जीवन मूल्य हैं मनुष्य के, मनुष्यता के, उन सारे जीवन मूल्यों को न्याय देने का प्रयास किया है। ये बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान रहे। इसके उपरांत अगली विशेषता यह है निर्णयात्मकता। कोई निर्णय उसका होना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है, ये अपराधी है, इसे सजा होनी चाहिए, ये निष्पाप है, इसे छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय उसने देना चाहिए। यह प्रतिवेदन की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रतिवेदन में प्राप्त जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी साक्ष्य होती हैं, गवाहियां होती हैं और तर्कों पर आधारित अध्ययन करके न केवल सम्यक परीक्षण होना चाहिए, अपितु तो उस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ता अपना निर्णय सुना दे। भाई अगर ये घटना दुर्घटना हुई है, ये घोटाला हुआ है, तो इसमें अमुक व्यक्ति संपूर्णतः अपराधी है या इसने किसी के कहने पर अपराध किया और वो कहने वाला व्यक्ति भी अपराधी है। और केवल शक के दायरे में जो लोग हैं उनको भी अगर वे निर्दोष हैं तो उनको वे भी निर्दोष हैं, इस प्रकार का प्रतिवेदन में उल्लेख होना चाहिए। निर्णय देना चाहिए, सही सही, गलत गलत, ये सही है, ये गलत है, ये अपराधी है, ये निष्पाप है, इस प्रकार का निर्णय देने की ताकत उसमें होनी चाहिए। यह प्रतिवेदन की अगली विशेषता है। और उसके बाद की विशेषता है विषयनिष्ठता। विषयनिष्ठता प्रतिवेदन की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। उसका संबंध प्रकरण पर केंद्रित होता है। प्रतिवेदन में विषय से संबंधित बातें होनी चाहिए, विषय से हटकर के बातें असंगत एवं अनावश्यक है। विषय, जिस विषय को लेकर के आप ये जांच कर रहे हैं, उसी विषय को जांच कर लें, वरना ऐसा न हो कि हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के घर में प्याज काटा गया और दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार के
बेसिर पैर के संबंध नहीं लगाने चाहिए। जो तथ्य है उनको उस विषय के अनुरूप ही सब्जेक्टिविटी के साथ साथ प्रस्तुत करना है। विषय से हटना नहीं, लीक से हटना नहीं, विषयांतर करना नहीं है, विषय परिवर्तन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो जैसा है उस विषय को वैसा ही रखना जरूरी है। अनावश्यक असंगत बातें उसमें नहीं आनी चाहिए। हमारे लगभग 12-13 मिनट बचे हैं, इसमें हम उर्वरित भाग को पूरा कर लेते हैं। अगली विशेषता है संक्षिप्तता या सुगठता। कोई भी प्रतिवेदन अपने विषय के अनुरूप आधे पृष्ठ से लेकर के हजारों पृष्ठों तक का हो सकता है। कार्यालय में कुछ पंक्तियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और बड़े से बड़े भी। यहां संक्षिप्तता या सुगठितता से अभिप्राय अनति विस्तार है, ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ प्रकरणों में हजार पृष्ठों के प्रतिवेदन देने पड़ते हैं, ये सही है, लेकिन जहां प्रतिवेदन संक्षिप्त हो सकता है, 2-4 पृष्ठों में हो सकता है, तो उसको 100-150 पृष्ठ बनाने की अनावश्यक चेष्टा न करें। ये उपन्यास नहीं है, ये कहानी नहीं है कि आप कल्पना विस्तार करते जाएं। आपको केवल तथ्यों को सामने रखना है, इसलिए इसमें ज्यादा विस्तार करने की संभावना नहीं होती। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से मैं ये पढ़ता हूँ, देखिए संक्षिप्तता या सुगठितता, कोई भी प्रतिवेदन अपने विषय के अनुरूप आधे पृष्ठ से लेकर के हजारों पृष्ठों तक का हो सकता है। कार्यालय में कुछ पंक्तियों में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं और बहुत बड़े भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ संक्षिप्तता या सुगठितता से अभिप्राय अनति विस्तार, मतलब अधिक अति न हो, इसमें ज्यादती न हो, कल्पना विस्तार न हो, या यूं कहेंगे कि इसमें अतिशयोक्ति किसी प्रकार की न हो, तो ही वह अच्छा प्रतिवेदन बन सकता है जिसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होगा। अंतिम है सुस्पष्टता, अंतिम विशेषता है इसकी सुस्पष्टता। प्रतिवेदन की अंतिम और सर्वसमन्वित विशेषता है सुस्पष्टता। प्रतिवेदन में कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए पुनः स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता पड़े। सारी चीजें एक साथ कह दी हो, मतलब एक बार एक बात कह दी, बाद में उसका स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं। वैसे आजकल देखिए अनेक राजनेता और अनेक जो मीडिया में बयान देते हुए कहते हैं, कुछ बात कह देते हैं और बाद में कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात कही स्पष्ट तो स्पष्ट, सुस्पष्ट रीति से ये कहनी चाहिए कि ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, पक्का। प्रतिवेदन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सुस्पष्टता होनी चाहिए और एक बार जो बात स्पष्ट की उसका स्पष्टीकरण बाद में देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिवेदन की जो विशेषताएं हैं आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत की, जिनको एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तथ्यात्मकता, प्रामाणिकता, निष्पक्षता, विशेषज्ञता की छाप, उपयोगिता, निर्णयात्मकता, विषय निष्ठता, संक्षिप्तता या सुगठितता और अंतिम सुस्पष्टता। इन 7-8 विशेषताओं के उपरांत हम प्रतिवेदन का एक नमूना आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं रहे हुए कुछ मिनटों में। 10 मिनट शायद हमारे रह गए हैं, 8 मिनट रह गए हैं। हम जल्दी जल्दी इस प्रतिवेदन का नमूना आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। देखिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में, देखिए नमूना देख रहे हैं, इसका एक उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। प्रतिवेदन का नमूना, दिल्ली के कनॉट प्लेस में दिनांक 5/5/2010 को हुए अग्निकांड की जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन कैसा है, देखिए। लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा उक्त मामले की जांच के लिए 6/5/2010 के दिन गठित 4 सदस्यीय समिति विभिन्न तथ्यों, साक्ष्यों और प्रमाणों के अध्ययन के उपरांत निम्नलिखित निष्कर्षों की ओर जनता तथा संबद्ध लोगों और अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझती है। तो पहला रिपोर्ट प्रतिवेदन में पहली बात उन्होंने कही है, 1, कनॉट प्लेस में आग सुबह 8:30 बजे कार्यालय खुलने के समय से बहुत पहले लगी। उस समय भवन का एक चौकीदार नीचे मुख्य द्वार के बाहर उपस्थित था।
जिसका लिखित मंतव्य संलग्न है। उसके कथनानुसार सबसे पहले तीसरी मंजिल से धुआं निकलता दिखाई दिया, जहां उस समय कोई भी नहीं था। पड़ोस के रेस्टोरेंट में सफाई कर्मचारी तथा पास के बस स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों ने यही कथन दिया है। तीनों के भी दस्तावेज, संबंधित दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। इससे प्रमाणित हो जाता है कि इस अग्निकांड के पीछे तोड़फोड़ या कोई शरारत नहीं है। आग बिजली के तारों के जुड़ जाने के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण हो चुकी है। अब ये पहला तथ्य हुआ। दूसरा तथ्य, दो, आग से अधिक हानि दो कारण हुई। पहला कारण यह है कि पूरे भवन में एक ही फोन था, जिसकी चाबी प्रबंधक के पास होने से चौकीदार तुरंत अग्निशामक दल को सूचित न कर सका। अब ये उस जमाने के जहाँ एक फोन हुआ करते थे, आज तो मोबाइल से हम झट से कह सकते हैं। बैठिए। दूसरी बात यहाँ कही गई है कि भवन के ऊपर तक पहुँचने का एक ही रास्ता था, जिसमें बनी सीढ़ियाँ बहुत तंग थीं। भवन में आग बुझाने के लिए रेत या पानी के भंडार की या फिर अग्निशामन के रसायन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरा तथ्य है, आग से भवन के फर्नीचर और कार्यालयी फाइलों, कागजों आदि की ही अधिक क्षति हुई है। किसी व्यक्ति को विशेष चोट नहीं आई। केवल आग बुझाने वाले दो कर्मचारी लपटों में झुलस गए, जो अत्यंत साधारण बात है, और वे उपचार ले रहे हैं। चौथा तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किया जांच समिति ने, वह यह है कि इस प्रकरण की सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रबंधकों ने सारा दोष चौकीदार के मत्थे मढ़ दिया है और उसे अनुचित रूप से परेशान किया। हालांकि चौकीदार की उसमें कोई गलती नहीं थी। इतना ही नहीं, उसे नौकरी से भी निकाल दिया हुआ है। उसके वेतन और भविष्य निर्वाह निधि की राशि को भी रोक लिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। भवन के मालिक, प्रबंधक और अन्य कर्मचारियों के संबद्ध बयान भी संलग्न किए गए हैं। अब ये हुए तथ्य। ये 4 तथ्य जांच समिति ने रखे और आगे जाकर के वे सुझाव क्या देते हैं, ये 2 मिनट में हम इसे पूरा कर लेंगे। तो जांच समिति पहला ये सुझाव दे रही है कि भवन के मालिक को भवन निर्माण के नियमों के लिए दंडित किया जाए। मतलब जो भवन निर्माण में जो नियम लगाए रखे जाते हैं कि भवन में लिफ्ट होनी चाहिए, अग्निशमन के रसायन होने चाहिए, चाबी होनी चाहिए, टेलीफोन सही ढंग पर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और ऐसे दंड का निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली का जो विकास प्राधिकरण है, वो इसे तय करे। दूसरा सुझाव इन्होंने दिया हुआ है, ऐसे भवनों के निचले स्तर पर बरामदे में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था हो, ताकि चौकीदार वह समय पर अग्निशामक दल को फोन कर सके। तीसरा सुझाव या तीसरी सिफारिश दी गई है, सारे भवन की बिजली व्यवस्था को दोबारा दूसरा रूप दिया जाए, नई वायरिंग की जाए, नई पद्धति से ये हो ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना न रहे। चौथी सिफारिश या सुझाव है, जब तक भवन के भीतर रेत, जल आदि अग्निशामक वस्तुओं के भंडारण की व्यवस्था न हो, तो उसमें कामकाज चलाने की अनुमति न दी जाए। और अंतिम पांचवी सिफारिश है कि जिस चौकीदार को अपराधी मान करके उसे नौकरी से निकाल दिया है, उसके भविष्य निर्वाह निधि और वेतन को रोक दिया है, उसको तुरंत नौकरी पर वापस बुला करके उसके पूरे वेतन और भुगतान किया जाए और उसके भविष्य निर्वाह निधि पर भी कोई कठिनाई न आए। इस प्रकार यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है और इसमें अंत में सदस्य क्रमांक 1, सदस्य क्रमांक 2 के हस्ताक्षर होंगे और इस समिति का सचिव और इस समिति का जो अध्यक्ष है वो हस्ताक्षर करके दिनांक जो है उसकी 12/2/2010 इस प्रकार लिख देगा। तो ये हुआ प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, जो किसी एक विशिष्ट कांड को लेकर के होता है। ये कांड आर्थिक भी हो सकता है या कोई दुर्घटना का भी हो सकता है। तो आज के लिए हम यहीं रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम वाणिज्य व्यवसाय संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पत्रों के प्रारूप देखेंगे
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय नागरिक।